विनयपुर नाम का छोटा सा गांव हर साल ठंड का सामना करता था, लेकिन इस बार की ठंड कुछ अलग ही थी। जैसे आसमान ने ठंड को अपने पूरे कहर के साथ धरती पर उतार दिया हो। दिसंबर की शुरुआत ही थी, पर लगता था मानो ठंड अपने चरम पर पहुंचकर सब कुछ जमा देना चाहती हो। पेड़ों की पतली शाखाएं ठंड से सिकुड़कर मानो अपनी ही सांस रोक बैठी थी। उसी गांव में नंदू और उसके परिवार रहता था। नंदू अपनी छोटी बहन और बूढ़ी माँ और अपने पिता के साथ गांव के किनारे बनी एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। भैया, आज सच में मत जाओ ना। देखो तुम्हारे हाथ कैसे कांप रहे हैं। ऐसे में बाहर गए तो बीमार पड़ जाओगे। कमला, ठंड मुझे ही नहीं लग रही, पूरे गांव को लग रही है। लेकिन सेठ को क्या फर्क पड़ता है? उसे तो बस इतना चाहिए कि उसकी दुकान समय पर खुले, चाहे मजदूर जिए या मरे। पर भैया, तुमने सेठ को बताया क्यों नहीं कि इतनी ठंड में काम करना कितना मुश्किल है? क्या उसे तुम्हारी तकलीफें दिखाई नहीं देती, या गरीब का दर्द सच में किसी को दिखता ही नहीं? बताया था कमला, पर उसकी आंखों में सिर्फ सिक्कों की चमक है। हम जैसे लोगों की हालत उसके लिए सिर्फ एक बहाना है। बेटा, अगर आज नहीं जाएगा तो क्या खाएंगे? कल का चूल्हा भी उधार की लकड़ी से जला है। माँ, भैया की तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर क्या होगा? हम ठंड से तो मर ही रहे हैं, ऊपर से बीमारी भी आ गई तो। कमला, डर मत। अगर मैं आज नहीं गया तो शाम को यहाँ चूल्हा भी नहीं जलेगा। ये ठंड शरीर को जमाती है, पर भूख आत्मा को तोड़ देती है। तो क्या गरीब हमेशा ऐसे ही ठंड, भूख और मजबूरी के बीच पिसता रहेगा भैया? क्या हमारी जिंदगी बस सहने के लिए ही बनी है? तू बस ध्यान रखना, माँ को ठंड न लगे। मैं जल्दी लौट आऊंगा। नंदू विनयपुर गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान में चाय बनाने का काम करता था। मेहनत बहुत होती, लेकिन मजदूरी इतनी कम कि बस किसी तरह परिवार का पेट भर पाता था। उसी थोड़ी सी कमाई पर उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन और उसके पिता का गुजारा चलता था। विनयपुर में हर साल सर्दी आती थी, पर इस बार की ठंड जैसे अपने पूरे जोर पर उतर आई थी। आम दिनों में गांव के लोग हंसते बोलते सर्दियां काट लेते थे, लेकिन इस साल की कड़ाके की ठंड ने सबको परेशान कर रखा था। हवा में बर्फीली सिहरन घुली रहती और आसमान पर काले बादल इस तरह मंडराते जैसे सूरज को कैद कर लिया हो। पूरा गांव दिन भर धुंध की चादर में लिपटा रहता, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। चौपाल, जहां कभी लोग इकट्ठा होकर हंसी जाक किया करते थे, अब बिल्कुल सूना पड़ा था। रास्ते वीरान, गलियां खाली और लोग अपने अपने घरों की दीवारों के पीछे जैसे ठंड से बचने को छिप गए हों। भैया, घर में अब बिल्कुल भी अनाज नहीं बचा है। जो थोड़ा सा आटा था उससे मैं माँ बाबूजी के लिए बस 3 ही रोटियां बना पाई हूँ। सोच रही हूँ 1 रोटी माँ को खिला दूंगी और 1 आप खा लेना। मेरे लिए रहने दो, मैं पानी पीकर रह लूंगी। पगली, तू ही तो मेरी ताकत है। अगर तू हिम्मत हार गई तो मैं कैसे टिक पाऊंगा? भगवान सब देख रहा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पहले तू और माँ बाबूजी खाना खाओगी, मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर। मैं दुकान पर चाय के साथ कुछ खा लूंगा। जो भी हो, आज काम से लौटते हुए मैं आटा लेकर ही आऊंगा। भगवान तो शायद अमीरों के घर ही झांकते हैं भैया। हमारी झोपड़ी तक तो ठंडी हवा ही आती है। कमरे के कोने में बैठे बूढ़े पिता ये सब चुपचाप सुन रहे थे। नंदू बेटा, अगर आज काम पर जाना मुश्किल लग रहा हो तो मत जा, सेहत पहले है। बाबूजी, अगर मैं आज नहीं गया तो सेठ कल किसी और को रख लेगा, फिर हमारी हालत और बिगड़ जाएगी। ये ठंड भूख से कम खतरनाक है। नंदू घर से बाहर निकला, लेकिन बाहर जोड़ों की हवा चल रही थी और बर्फ गिर रहे थे। नंदू के पास कोई भी स्वेटर या कंबल नहीं था। हे राम, ये कैसी ठंड पड़ रही है। स्वेटर या कंबल भी नहीं है और ऊपर से ये बर्फ की मार। पता नहीं आज दिन कैसे कटेगा, पर जाना तो पड़ेगा ही। घर में अनाज नहीं है। चल नंदू, हिम्मत रख। गांव में जोरों का ठंड पड़ रहा था, फिर भी नंदू अपने आप को संभालता हुआ सुबह 7 बजे ही दुकान के लिए निकल गया। कहाँ रह गया था तू रे? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से ग्राहकों के लिए चाय चढ़ा, आज भीड़ ज्यादा है। हर रोज कोई न कोई बहाना, ठंड पड़े या बरसात, दुकान तो समय पर खुलनी चाहिए। समझा क्या? ग्राहक इंतजार नहीं करता। माफ कर दीजिए सेठ जी, बस आज रास्ते में बर्फ ज्यादा गिर रही थी, हाथ पांव जम से गए थे। अब देर नहीं होगी। अरे नंदू, आज तो ठंड हद से ज्यादा है। चाय में अदरक थोड़ा ज्यादा डाल देना, बदन में गर्मी आए। हाँ काका,
अभी बना देता हूँ। आज सबको गरम गरम चाय पिलाऊंगा। भाई, इस ठंड में तो चाय ही जान है, वरना तो घर से निकलने का मन ही नहीं करता। बर्फ जैसे ठंडे पानी में नंदू बहुत ही मुश्किल से चाय बनाया, लेकिन मजबूरी उसे ये सब करवाती थी। धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू हो गए। इतनी ठंड थी, ठंड के मारे कांप रहा था। उसे चाय पीने का मन कर रहा था। हाय राम, हाथ तो बिल्कुल सुन्न हो गए। ये बर्फ जैसा ठंडा पानी और ऊपर से इतनी तेज हवा, कब तक सहूंगा मैं? थोड़ा सा चाय ही पी लेता हूँ, शरीर में गर्मी आ जाएगी। क्या करूँ, मजबूरी है, वरना तो यहाँ खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा। बस एक घूंटी से ही थोड़ी ताकत आ जाएगी। हाँ। उसने ग्राहक को चाय दी और खुद भी एक कप में चाय लेकर पीने लगा। नंदू के हाथ में चाय के प्याले देख सेठ भड़क उठा। अरे नंदू, ये क्या देख रहा हूं मैं? तूने मेरी दुकान की चाय खुद पी ली? किसने कहा था तू चाय पिए? सेठ जी, गलती हो गई मुझसे। बहुत ठंड थी मालिक, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। बस 2 घूंट पी लिए थे ताकि खुद को संभाल सकूं और काम ठीक से कर सकूं। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अरे वाह, अब तू तय करेगा कि कब चाय पीनी है और कब काम करना है। मेरी दुकान है ये, कोई धर्मशाला नहीं। तेरी आधी बगार काट लूंगा मैं। काम करने आया है या मस्ती करने? एक एक दाने को तरस रहा है घर, और यहां तू मालिक की चाय पी रहा है। यह हरकत दोबारा मत करना, समझा? सेठ जी, इस बार माफ कर दीजिए। आधी बगार मत काटिए। अगर आज पैसे नहीं ले गया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। माँ की दवा भी खत्म हो रही है। बहुत ज्यादा बोलने लगा है तू। तेरी आधी मजदूरी तो काटूंगा ही, ताकि तुझे याद रहे मालिक की चीज पर नजर उठाने का अंजाम क्या होता है। सेठ जी, एक बार सोच लीजिए, इतनी ठंड में अगर इंसान थोड़ा सा सहारा ले ले तो क्या वो गुनाह हो जाता है? बस ज्यादा अकल मत चला, काम कर चुपचाप। हैं? शाम को हरी सेठ उसे आधी वेतन देता है। ले, यही तेरी आधी पगार है, और यही बहुत है तेरे जैसे नौकर के लिए। 1 कप चाय की चोरी कर ली तूने। सेठ जी, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। सुबह से शाम तक दुकान संभाली है। अगर आज आप मुझे निकाल देंगे तो मेरा परिवार, मेरी बूढ़ी माँ, मेरी छोटी बहन, उनका क्या होगा? मैं क्यों दूं पूरी पगार? मेरा नुकसान करेगा और मैं चुप बैठूं? आज से तू यहां काम पर मत आना। मुझे ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो दुकान का सामान खुद ही खा पी जाए। जा, निकल जा यहां से। ठीक है सेठ जी, अगर यही आपकी मर्जी है तो मैं चला जाता हूँ। भगवान करे आपको कभी किसी भूखे की मजबूरी समझनी पड़े। इधर उधर की बातें मत कर, जल्दी निकल, ग्राहक देख रहे हैं। नंदू सिर झुकाए दुकान से बाहर निकल आया। ठंड अब और तेज लगने लगी थी, लेकिन इस बार वजह मौसम नहीं थी, बल्कि भविष्य का डर था। रास्ते पर चलते हुए उसके कदम भारी होते जा रहे थे। नंदू को नहीं पता था कि 1 कप चाय पीना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। आधी वेतन देकर सेठ नंदू को काम से निकाल देता है। उन थोड़े से पैसों में से कुछ पैसे बचाकर नंदू बाकी पैसों का राशन ले आता है। घर आकर जब उसने राशन अपनी माँ के पास रखा तो इतना कम राशन देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा इतना कम राशन क्यों लाया? माँ माफ कर देना, मैं पूरी वेतन भी नहीं ला पाया। सेठ ने आधी पगार ही थमा दी और काम से भी निकाल दिया। जितने पैसे बचे थे उन्हीं से जितना बन पड़ा उतना राशन ले आया हूँ। मैं जानता हूँ ये कम है, पर मैं फिर काम ढूंढ लूंगा माँ। कोई बात नहीं, जितना है उसे ही बांट कर खाएंगे। तू परेशान मत हो। देख, गरीबी पहली बार नहीं आई हमारे घर में। हम तो सालों से ऐसी ही ठंड में चूल्हे के पास बैठे बैठे दिन काटते आए हैं। बेटा तू ही तो है जो इस घर को चला रहा है। तू बाहर ठंड में काम करता है, सुबह से शाम तक सर्द हवाओं से लड़ता है। इसीलिए जो पैसे तूने बचाए हैं ना, उन्हें अपने ऊपर खर्च कर। नहीं माँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं लूँगा। अगर मैंने अपने लिए कपड़े ले लिए और आप लोग ठंड में कांपते रहें तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अरे पगले, माँ बाप बच्चों के लिए जीते हैं। तू अगर बीमार पड़ गया तो ये घर कैसे चलेगा? तेरी छोटी बहन की शादी कैसे होगी? भैया, माँ सही कह रही हैं। आप रोज ठंड में बाहर काम करते हो, आज चाय पी ली तो क्या गुनाह कर दिया? वो सेठ खुद तो आग के पास बैठकर मलाईदार चाय पीता है और आपको 1 घूंट के लिए निकाल दिया। गरीब का पसीना सस्ता होता है कमला, उसकी भूख भी किसी को नहीं दिखती। लेकिन डर इस बात का है कि अब आगे क्या होगा। काम नहीं है, ठंड बढ़ती जा रही है और घर में बूढ़े माँ बाप।
हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, ना नए कपड़े, ना चप्पल, ना कंबल। हम तो चूल्हे के पास बैठकर भी जैसे तैसे ठंड काट लेंगे। कमला जब भी खाना बनाती तो नंदू की माँ वहीं चूल्हे के पास बैठ जाती ताकि थोड़ी गर्माहट मिल सके। कुछ दिन ऐसी ही बीत जाती है। एक दिन नंदू अपने अम्मा से बोलता है, अम्मा मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई काम मिल जाए। अब सेठ के यहाँ तो दोबारा जगह मिलने से रही, घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनसे कितने दिन गुजारा चलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही कोई काम ढूंढ लो। इतनी ठंड में बाहर जाएगा? कोहरा इतना है कि कुछ दिखाई भी नहीं देता। बेटा संभल कर जाना, भगवान का नाम लेकर निकलना। आप चिंता मत करो अम्मा, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा। और हाँ, आज कुछ भी हो जाए मैं हार में ही मानूंगा। जा बेटा जा, काम ढूंढना ज़रूरी है, पर एक बात हमेशा याद रखना, हम गरीब ज़रूर हैं पर कमज़ोर नहीं। भूख सह लेंगे, ठंड सह लेंगे, लेकिन हिम्मत को कभी मरने मत देना। अम्मा अगर आज कुछ काम मिल गया ना तो सबसे पहले आपके लिए गर्म शॉल लाऊंगा। आपकी खांसी बढ़ गई है, मुझे डर लगता है। घर की फिक्र छोड़कर बस अपने काम का ध्यान रखना। भगवान तेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगा बेटा। उसके बाद नंदू बाहर चला जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन वो काम की तलाश में बस आगे बढ़ा जा रहा था। सेठ जी बस थोड़े दिन के लिए ही काम दे दीजिए, जो भी मजदूरी देंगे मुझे मंजूर है। घर की हालत बहुत ख़राब है, माँ बूढ़ी है और बहन छोटी। मैं कोई भी काम कर लूँगा, बस मौका दे दीजिए। मैं ठंड में भी पूरे मन से काम करूँगा। अरे भाई अभी तो मेरे पास पहले से ही आदमी है, मुझे किसी नए की जरूरत नहीं है। और ऊपर से ये ठंड, लोग आते जाते ही नहीं दुकान में, कमाई भी ठीक से नहीं हो रही। तू कहीं और पूछ ले, यहाँ भी जगह नहीं है। नंदू काफी जगह काम ढूंढता है मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, एक दिन का काम भी नहीं मिला। घर में अम्मा ठंड से कांप रही होंगी, कमला भूखी होगी, मैं आखिर कब तक यूं ही भटकता रहूंगा। माँ बाबूजी और कमला मेरा ही सहारा है। अगर मैं ही हार गया तो उनका क्या होगा। शायद मेहनत ही मेरी किस्मत है, लेकिन लगता है किस्मत भी आजकल मुझसे नाराज है। चल नंदू, हिम्मत मत हार, थोड़ा और चल कर देखते हैं, शायद कहीं कोई काम मिल ही जाए। घर खाली हाथ लौटना तो बिल्कुल नहीं। नंदू ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटा जरा सुनोगे, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये बोरा अब मेरे बस का नहीं रहा, क्या तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे? बाबा आप चिंता मत करो, आप तो उम्र में मेरे पिता जैसे हो। ये बोरा मुझे दे दीजिए, मैं पहुंचा देता हूँ। अरे बेटा ठंड इतनी ज्यादा है, तू खुद भी तो कांप रहा है, कहीं तुझे तकलीफ ना हो जाए। तकलीफ तो जिंदगी देती है बाबा, बोरा नहीं। चलना तो मुझे वैसे भी है। नंदू ने बोरा अपने सर पर उठा लिया। बोरा सच में बहुत भारी था, पर नंदू के चेहरे पर शिकन नहीं आई। दोनों धीरे धीरे ठंडी सड़क पर चलने लगे। रास्ते में बर्फीली हवा बार बार उनके चेहरे से टकराती, पर नंदू एक कदम भी नहीं रुका। उसके बाद दोनों उस बूढ़े आदमी के घर पहुंच जाते हैं। बेटा बोरा यहीं रख दे, भगवान तुम्हारा भला करे, तूने मेरी बहुत मदद कर दी। सुन, मेरे पास एक गाय है, इस बुढ़ापे में अब मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाती। रोज रोज उसके लिए चारा लाना और उसे संभालना मेरे बस की बात नहीं रही। मैं आपकी गाय कैसे ले सकता हूँ, ये तो आपके परिवार जैसी है। मैं तो बस बोरा उठा कर लाया, इसमें इतना बड़ा तोहफा देने की क्या जरूरत है। बेटा तुम इसे अपने साथ ले जाओ, मना मत करो, ये तुम्हारे काम आएगी। और मैं जनता हूं तुम अच्छे दिल के हो, इसे अपने घर ले जाओ बेटा, मुझे सुकून मिलेगा कि मेरी गाय अच्छे हाथों में है। लेकिन अगर आप सच में इसे संभाल नहीं पा रहे और आपको लगता है कि मैं इसका ध्यान रख पाऊंगा तो ठीक है बाबा, जैसे आप कहें मैं इसे ले जाऊंगा, पर सिर्फ इसलिए कि आप कह रहे हैं और आपका मन भारी ना रहे। बस यही सुनना था बेटा, आज मेरी आत्मा को चैन मिल गया। याद रखना, जो निस्वार्थ भाव से किसी भूखे का पेट भरता है, ऊपर वाला उसके घर कभी भूख नहीं आने देता। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा बाबा। इतना कहकर नंदू राम प्यारी को लेकर अपने घर आ जाता है। जब कमला ने नंदू को गाय के साथ देखा तो वो बोली, भैया
ये गाय कहाँ से ले आए? हमारा घर पहले ही इतना छोटा है, हम खुद जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। इसकी देखभाल कैसे करेंगे? चारा, पानी, जगह, इतना खर्चा हम कहाँ से लाएंगे भैया? कमला, ये गाय किसी बूढ़े बाबा ने अपनी मर्जी से दी है। उन्होंने कहा कि अब वो इसे संभाल नहीं पा रहे, और जब उन्होंने मुझे ये सौंपी तो ऐसा लगा जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई आशीर्वाद दे रहे हो। नंदू जंगल जाता है और ढेर सारी हरी घास राम प्यारी के लिए काट कर लाता है और राम प्यारी को खिला देता है। कुछ देर बाद राम प्यारी ढेर सारा दूध देती है। भैया, इतना दूध? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में इतना दूध होगा। आज तो सच में पेट भर कर खा पाएंगे। कमला ने जल्दी से माँ के लिए गिलास भरा और कांपते हाथों से आगे बढ़ाया। अम्मा, ये लीजिए गरम गरम दूध, आप पहले पीजिए। भैया, राम प्यारी सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। आज पहली बार लग रहा है कि ये ठंड हमें तोड़ नहीं पाएगी। कमला, याद रखना, मुश्किल चाहे कितनी बड़ी हो, अगर इंसान का दिल साफ और मेहनत सच्ची हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजते हैं। आज राम प्यारी के रूप में उन्होंने हमें सहारा दिया है। इसी तरह नंदू का परिवार राम प्यारी के दूध से अपना पेट भरता है। अगले दिन नंदू अपने अम्मा से बोला, माँ, मैं सोच रहा था क्या मैं अपनी ही छोटी सी दूध की दुकान खोल लूं? दूसरों के यहाँ काम करके बस अपमान ही मिलता है। अगर अपनी दुकान हो जाए तो शायद हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। आप बताओ क्या करूं? बेटा नंदू, तेरी बात बिल्कुल ठीक है। अगर तू अपनी दुकान खोल लेगा तो किसी का डर नहीं रहेगा, ना कोई तेरी पगार काटेगा। तू मेहनती है और राम प्यारी का दूध भी बहुत बढ़िया है। तू ऐसा कर, पड़ोस के गांव में तेरा पिताजी के पुराना दोस्त रहता है, उसका नाम बंशी है। तुम एक काम करो, तुम उसके घर जा और उनसे उधार मांग ले। वो तुम्हारे पिताजी का बचपन के दोस्त है, वो तुम्हारा ज़रूर मदद करेगा। वो अच्छे आदमी हैं, तेरी मदद ज़रूर करेंगे। खुद का काम शुरू करेगा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। भैया, अगर आपकी दुकान होगी ना तो मैं रोज सुबह उठकर दूध उबाल दूंगी, अम्मा मटके साफ कर देंगी, हम सब मिलकर काम करेंगे। कम से कम किसी से डरकर तो नहीं जीना पड़ेगा। ठीक है अम्मा, कल सुबह ही जाऊंगा। अगर उन्होंने मदद कर दी तो मैं अपनी छोटी सी दूध की दुकान खोलूंगा। नाम रखूंगा राम प्यारी दूध भंडार। वाह रे मेरे बेटे, नाम भी कितना शुभ है। देखना, ये नाम पूरे गांव में जाना जाएगा। अगले दिन नंदू अपने पिताजी के बचपन के दोस्त से मिलने पड़ोस के गांव रामपुर में जाता है। अरे नंदू बेटा, इस कड़ाके की ठंड में यहाँ कैसे आ गया? देख तो सही, तेरे हाथ कांप रहे हैं। पहले आग के पास बैठ जा। नहीं काका जी, आप बैठिए, मैं ठीक हूँ। बस एक जरूरी बात थी, उसी के लिए आया हूँ। जरूरी बात? बोल बेटा, बिना झिझक के। तू कोई पराया नहीं है, तेरे पिता को तो मैं बचपन से जानता हूँ। मैं मदद मांगने आया हूँ। मैं अपनी एक छोटी सी दूध की दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप अगर थोड़ा सा उधार दे दें तो मैं मेहनत करके धीरे धीरे चुका दूंगा। ये ठंड में मेरी माँ और बहन बहुत परेशान है। अगर दुकान खुल जाएगी तो हमारा घर भी चल जाएगा। मेरे पास एक गाय है, राम प्यारी, भगवान की देन है। वो रोज अच्छा दूध देती है। अगर थोड़े पैसे मिल जाएं तो मैं एक छोटा सा ठेला, बर्तन और मटकी ले लूं। सुबह शाम दूध बेचूंगा। बेटा, हालात तो सच में बहुत खराब हैं इस बार। ठंड ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। बस उधार चाहिए, मेहनत करके एक एक पैसा लौटा दूंगा। आप चाहें तो लिखित में भी दे दूंगा, बस एक मौका चाहिए। नंदू, लोग पैसे मांगते हैं, लेकिन तेरी आंखों में लालच नहीं, जिम्मेदारी दिखती है। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर आप मदद नहीं कर पाएंगे तो भी कोई शिकायत नहीं होगी काका जी। बस सोचा था, कोशिश कर लो। अरे पगले, अगर मेहनत करने वाले का साथ न दिया जाए तो क्या मतलब? तो क्या आप? हाँ बेटा, मैं तुझे पैसे दूंगा, ज्यादा नहीं, जितने से तेरी शुरुआत हो जाए। कोई कागज नहीं, कोई ब्याज नहीं, बस एक वादा चाहिए। कौन सा वादा काका जी? जब तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तब किसी और जरूरतमंद का हाथ थाम लेना, जैसे आज मैंने तेरा थामा है। काका जी, मैं जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगा। इसे एहसान मत समझ बेटा,
इसे इंसानियत समझ। जा अपनी दुकान खोल। इस गांव को तेरे जैसे मेहनती युवाओं की जरूरत है। नंदू बंशी काका से पैसे लेता है और अपनी छोटी सी दूध की दुकान खोल लेता है। कुछ ही दिनों में नंदू का दूध का व्यापार चल पड़ता है। नंदू को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि इस संसार में बंशी काका जैसा इंसान भी रहते होंगे। जब नंदू को दूध का व्यापार से अच्छा खासा आवक आने लगा, कुछ ही दिनों में नंदू की जिंदगी ने धीरे धीरे करवट लेना शुरू कर दिया। जिस हाथ में कभी ठंड से कांपती उंगलियां और अपमान की चुभन रहती थी, उसी हाथ में अब मेहनत की गर्माहट महसूस होने लगी थी। राम प्यारी के दूध से शुरू हुआ छोटा सा व्यापार अब गांव में पहचाना जाने लगा था। राम प्यारी, तू सच में भगवान का भेजा हुआ सहारा है। अगर तू ना होती तो शायद आज भी हम भूखे पेट सो रहे होते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल हालातों में भी अपना आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। पता नहीं कब अपना किस्मत बदल जाए। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।